हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल। एंड आई नो कि आपका लेक्चर नहीं हो पाए हैं कंटिन्यूअस, अभी थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में लेक्चर्स का 2-3 दिन का। रीज़न मैंने आपको जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप चैनल उसमें बताया भी है, वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी किया है। तो अभी आज का जो अपना लेक्चर है ये है मैथ्स का इंटीग्रेशन। जो हमारा चल रहा था कैलकुलेट का पोर्शन, उसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। एंड पार्शियल फ्रैक्शन आज का टॉपिक है। इंटीग्रेशन का है पार्ट नंबर 6 एंड अपना इन ओवर टोटल और लेक्चर नंबर है 21 मैथ्स का। तो अभी आप लोग में से कई लोगों को आइडिया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है या इसके क्वेश्चन हम किस तरह का सॉल्व करते हैं एंड इंटीग्रेशन से इसमें कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है ये मैं आज आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा गैप ले लिया है हमने आज के लेक्चर में कि हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, जिसमें मैं आपको कुछ बता चुकी हूँ ट्रिक्स हम कैसे कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले एक मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मल फार्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं, सिंपल तरीका। उसके बाद आपका एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, फार्मूला का यूज़ हर जगह होता है, ये होता है बिल्कुल सिंपल वाले, डायरेक्ट डायरेक्ट लग जाए जहाँ पे, या थोड़ा सा अलजेब्रा लगा के फिर फॉर्मूला लग जाए। उसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड देन उसके बाद आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखवा दी थी। एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद एक और रह जाता है आपका आइलेट्स। एंड देन अपना इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें सेम यही चीज़ें होनी है, बस लास्ट में उसमें लिमिट लगानी पड़ जाती है। लिमिट कैसे लगाते हैं एक लेक्चर में वो समझ में आ जाएगा, बल्कि उसकी नीड भी नहीं होगी, मुझे लगता है आप लोग को वो आता ही होगा लिमिट्स लगाना। तो आज का हमारा टॉपिक है ये पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए इसे हम आज का जो टॉपिक है ये मैं लिख देती हूँ और आपको फिर इसके बाद समझाती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए गाइस, जैसे ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हो गया क्या कि आपने किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करा है पार्शियली, पूरा फ्रैक्शन इकट्ठा एक साथ सॉल्व नहीं करा, पार्शियली सॉल्व किया। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आप ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका है ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं। पहला, एक सेकेंड, पहला आप इसको कब अप्लाई कर सकते हैं रूल को, सबसे पहले कि जो भी आपका फंक्शन है ना, आपका गिवन फंक्शन इज इन द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक मिनट, इज इन द, नहीं, इज इन द फॉर्म ऑफ लिख दो या फिर इज द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो रैशनल फ्रैक्शन का ही मतलब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि रैशनल अगर हमने वर्ड यूज़ कर लिया तो रैशनल का मतलब हो गया कि आपका कोई भी फंक्शन है वो पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स की फॉर्म में है। दिस इज़ योर फ्रैक्शन, ठीक है। एंड जब मैंने उसमें बात करती हूँ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिग्री ऑफ पी एक्स है, मतलब जो भी आपका न्यूमरेटर का टर्म है, इसकी जो डिग्री है, न्यूमरेटर की जो आपकी डिग्री है वो हमेशा आपकी लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स की, डिनोमिनेटर की, ठीक है। सो दिस इज द ओनली थिंग। अच्छा, एक चीज़ और कि आपका जो क्यू एक्स है ना, ये ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है या वन हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है तो आपका जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, आपकी इसकी डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। अब सपोज मैं ये लिख देती हूँ x/1, तो बताइए ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री, x की डिग्री 1 से ज़्यादा है। तो हमेशा हमारा जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, इसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप में से किसी लोगों को कन्फ्यूजन हो कि डिग्री क्या होता है, तो लेट मी टेल यू कि डिग्री क्या होती है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक सेकेंड। तो गाइस, मैं आपको बताई थी डिग्री क्या होता है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल।
फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल आप बोल दीजिए या इक्वेशन आप बोल दीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इट लाइक दिस, आप बताइए इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सी हुई यहाँ पर. हाईएस्ट पावर मतलब अगर, सॉरी हाईएस्ट पावर नहीं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर आपकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, ये जो पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया है इसकी डिग्री क्या है. तो देखिए गाइस, मैंने आपको क्या बताया, डिग्री क्या होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अब इस फंक्शन पॉलिनोमियल को अगर आप देखेंगे इसकी पावर्स, तो एक्स की पावर ये हो गई 3. ठीक है, हम आगे बढ़े, यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 3, इसकी पावर 2 एंड यहाँ पे 1. लेकिन इस वाले टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4x की पावर 4. ठीक है, लेट मी राइट इट मोर प्रॉपरली, लॉक नहीं कर रहा. तो ये आपका क्या बन जाएगा 4x की पावर 4. तो ये जो 4 है यहाँ पर 4x की पावर 4 में, ये आपका जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा इस पूरे फंक्शन में. 4x की पावर 4 लिख जाएगा वो अपना. ठीक है, ये 4 आपकी सबसे हाईएस्ट डिग्री हो गई, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 4. ठीक है, आपकी डिग्री क्या हो गई इस फंक्शन की 4. ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. और प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमारा जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री कम होनी चाहिए हमारे डिनोमिनेटर की डिग्री से. ओके, तो चलिए अब मैं मूव करके आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल से टाइप्स बताती हूँ. एक सेकेंड गाइस. को बता रही थी पर फ्रैक्शन का. अब जैसे सपोज अगर मैं आपको ये दे देती हूँ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका न्यूमरेटर है इसकी डिग्री जो है 2, वो आपकी जो है ज़्यादा है एंड डिनोमिनेटर की डिग्री कम है आपकी. या फिर अब अगर मैं आपको एक और फंक्शन दे दूँ इस तरह का एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स, सॉरी एक्स मेक इट 1. या एक फंक्शन दे देती हूँ मैं आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स. ओके, तो इसमें से आप बताइए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं. एक तो एक्चुअली इस क्लास में प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के साथ. तो देखिए गाइस, ये वाला अगर हम फंक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि जो हमारी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को मैं एन यू लिख देती हूँ, इज़ लेस देन हमारी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. यहाँ पर न्यूमरेटर की 3 है एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है डिग्री 4 है. तो इसमें हम डेफिनेटली 100% पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं. ठीक है, बट अभी अगर हम इस केस को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो बड़ी है, सॉरी आई राइट इट अपोजिट. आपका जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है ये बड़ी है आपकी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. ठीक है, इस वाले केस में तो यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं लगा सकते. वहीं अगर हम इस सिचुएशन में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है जो ये हमारे इक्वल है किसके, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के. तो अब हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो लेस देन होनी चाहिए हमारी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की. तो अगर वो इक्वल्स टू भी है तो भी हम वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते. ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया कि हम ये जो रूल है पार्शियल फ्रैक्शन वाला हमारे पास, ये हम सिर्फ कब लगा सकते हैं जब हमारी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से. बाकी अगर हमारी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो मोर देन है या इक्वल्स टू है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, इक्वल्स टू चल रहा हूँ पर लिख देती हूँ, इक्वल्स टू है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है इसको हम नहीं लगा सकते. तो अब भाई हम क्या करेंगे, अब सपोज हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, सपोज अब अगर ये क्वेश्चन दे ही दिया है हमें और हमारा फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो इस सिचुएशन में बताइए हम क्या करेंगे. ये आपको मैंने क्या बताया कि हमारे वो फंक्शंस जिसमें हमारी न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है बड़ी होती है
जो इस तरह का फंक्शन हो गया हमारा, या फिर हमारी जो अगर न्यूमरेटर है उसकी डिग्री एंड जो अपना डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री सेम आ जाती है, तो इस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम पहले इन्हें इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं कि ये इन पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकें। अब उन फॉर्म्स में हम कैसे लाते हैं, उन फॉर्म्स में लाने का तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आई डोंट थिंक एग्जाम में आपको इतना ज़रूरत पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने का, बट यू नेवर नो, एटीसी काफ़ी टफ क्वेश्चंस देता है इंटीग्रेशन इन सब के, सो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना होता है, लाइक सपोज हम इस वाले फंक्शन को उठाते हैं पहले, तो अपने x² - 1 x² + 1, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 पर जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² - 1, कैंसिल करने के लिए आप माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, एंड नाउ यू कैन कैंसिल इट, और लास्ट में आपका बच जाएगा 2। तो फाइनली आपका क्या आ जाता है 1, और ये प्लस का है तो 2 में x² - 1, ये टर्म आ गया आपका। तो अब आप इसमें इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। अब इसमें तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली लगा सकते हैं, कुछ है ही नहीं, ये 1 dx अलग कर दो, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर निकल के 1/x² - 1 dx अलग कर दो, और अब इसमें लगा दो आप अपना इंटीग्रेशन, इजीली हो जाएगा। अब तो ये, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब देखिए सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर देखिए आपकी जो न्यूमरेटर में डिग्री आएगी, यहाँ पर जो भी आपकी न्यूमरेटर की डिग्री है, कंपैरिजन में डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है ना, इस तरह से आपने लेकिन यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का इतना नीड नहीं है, सिंपल सा ही आपका इधर फॉर्मूला लग जाएगा, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप इस तरह से कन्वर्ट करके एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इस वाले को भी देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। x³ + 1, इसको आप किससे भेज सकते हैं, x² से भेज के देख लीजिए। जब आपने x² से भेजा तो ये आ जाएगा आपका x³ + 1, एंड डिनोमिनेटर में तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर, तो आपका डायरेक्टली ये फंक्शन ऑब्टेन हो जाएगा और फिर आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आप कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके भी। तो अगर आपको गिवन है इस तरह का फंक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर की डिग्री कम है एंड डिनोमिनेटर का आपका डिग्री बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इजीली उसमें गो अहेड कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। बट इफ़ इन एनी केस आपको ऐसा मिल जाता है क्वेश्चन जिसमें आपकी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब आप वहाँ पर इस तरह के लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को उस फॉर्म में ला सकते हैं ताकि हम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकें। अच्छा, तो अब आप में से कई लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा हम पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाएं। ये इरेज नहीं हो रहा इस, पता नहीं क्यों। देखिएगा इस, अब सपोज़ मैं आपको एक तरह का क्वेश्चन दे देती हूँ। सपोज़ मैंने आपको दे दिया यहाँ पर x/1 - x² dx, और एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको x³ + 1। तो अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन ऐसा आप लेंगे जिसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे और एक में आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। तो आप थोड़ा सोचिए, फिर मैं आंसर बता भी देती हूँ अभी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा। अब क्यों, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो आपने नोटिस किया अगर हम 1 - x² को t के इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका -2x dx = dt आ जाएगा, एंड आपका x dx = dt/2 लिख सकते हैं आप। सॉरी, x dx को -dt/2 ये पुट कर सकते हैं। अब इसको पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का नीड था इसमें नहीं था, हालांकि हमारे न्यूमरेटर की डिग्री भी कम थी, डिनोमिनेटर की डिग्री भी ज़्यादा थी, पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही थी, स्टिल हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो इस तरह का था कि हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते थे, तो इसीलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन करने की उसमें। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, या कोई और फॉर्मूला के मेथड से या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते इसको। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको अभी तक एक कंडीशन पार्शियल फ्रैक्शन की समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह से। कंडीशन पार्शियल फ्रैक्शन की क्या कंडीशन समझ में आई कि हमारा जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, एंड सिर्फ फ्रैक्शन नहीं, वो प्रॉपर
प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए आपका, जिसमें कि आपका पी एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए क्यू एक्स की डिग्री से। ठीक है, सो दिस इज योर कंडीशन नंबर 1। अब हम मूव करेंगे अपने कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 में क्या है गाइस? कंडीशन नंबर 2 में क्या है गाइस? ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिंपल लिखना है कि आपका जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स आपका क्या था, आपको पता है क्यू एक्स था डिनोमिनेटर। इसमें क्या है, ये जो आपका क्यू एक्स है, ये जो है आपका हर हाल में इस तरह का होना चाहिए जिसको हम फैक्टराइज कर सकें, जिसके हम फैक्टर बना सकें। ठीक है, जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। अब ऐसा केस नहीं चलेगा कि आपको एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डी एक्स दे दिया, तो यहाँ आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? देखिए 1/2 को कांस्टेंट आप बाहर निकाल लेंगे, अंदर सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स रहेगा, इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन का लगाने का नीड ही नहीं है। हम कब लगा पाएंगे? जब हमारा इस तरह का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ऊपर का फंक्शन एक्स 5 डिग्री थी, इस तरह का सपोज कुछ फंक्शन दे दिया कि डिनोमिनेटर की डिग्री भी बड़ी होनी चाहिए आपका, एंड नीचे का फंक्शन कुछ इस तरह का हो जिसके आप फैक्टर्स बना सको किसी भी तरह से कुछ भी चेंजिंग करके। तो ये आपकी दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो हम कंडीशन चेक करेंगे एंड ऑल, वो करते करते आपको अपना आप इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे कि आपको अपना आप समझ में आ जाएगा। अब गाइस, पार्शियल फ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन करने के बहुत से टाइप्स होते हैं। आपकी हर टाइप की इक्वेशन के लिए एक डिफरेंट टाइप का मेथड यूज़ होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। अब वो क्या टाइप्स होते हैं और क्या मेथड यूज़ होता है, तो लेट मी राइट हियर फॉर यू। सपोज आपको इस तरह से इक्वेशन गिवन है, पी एंड क्यू कोई वेरिएबल है, एक्स पी एंड क्यू कोई कांस्टेंट है एंड एक्स इज योर वेरिएबल, एंड नीचे आपको इस तरह से गिवन है एक्स प्लस माइनस का ए, एक्स प्लस माइनस बी। हियर पी क्यू ए एंड बी, ये आपके क्या है? कांस्टेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं, ये 3 2 1 आपका कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। एंड अगर यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म क्या हैं आपके? ये दोनों टर्म हर हाल में आपके लीनियर होने चाहिए एंड नॉन रिपीटेटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों सेम है, अगर सेम होंगे तो वो एक अलग आपका बन जाता है तरीका उसको सॉल्व करने का, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सॉल्व करने के वक्त पर? a अपॉन में x प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन में x प्लस माइनस ए बी। ठीक है, आप ये पी एक्स क्यू को ना लिखकर उसकी जगह ए एंड बी के फॉर्म में लिख के, एंड ये जो नीचे के आपके वेरिएबल, नीचे के ये जो आपके फंक्शंस थे, इनको आप ये अलग सेपरेट कर कर लिख सकते हो। ओके, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, इसका कोई क्वेश्चन देकर आपको समझाती हूँ मैं, थोड़ा बेटर अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम इससे रिलेटेड। सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 डी एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है एंड बताना है इसके क्या पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। तो देखिए गाइस, अब आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन या फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं एक बार। ये लाइन खींचने का मतलब होता है इसका आगे का ये कंटिन्यूशन। ठीक है, सपोज ये हमने लिखा एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको अब मैंने क्या बताया, हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए ऊपर एक ए, ये जो है ना यहाँ पर, ये जो आपने ए लिखा है, ये ए आप एक सेकेंड, ये जो ए लिखा है ना आपने, ये जो ए है इसको आप अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कोई, ये ए जो है ये आपने अपनी तरफ से अज्यूम किया है। कोई भी ये एक आप कांस्टेंट इसको मान सकते हैं। बाद में हम कुछ सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालते हैं और उसको फिर ए की जगह हम पुट करते हैं, जो अभी हम पूरे मेथड में देखेंगे। तो हम इस ए को जो हमने लिया है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और अब नीचे हमारा x माइनस 2 था, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे प्लस b
एक्स प्लस थ्री। ये एक्स प्लस थ्री हमने यहाँ इसके नीचे लिख दिया ये, एंड ये एक्स माइनस टू हमने ए के साथ यहाँ नीचे लिख दिया। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मुझे एक बार ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेती हूँ पेज को। यहाँ से हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब सपोज इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब मैं इसको देखिए, मैं आपको फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ तो मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलूँगी। आपको एग्जाम में इतना स्टेप बाय स्टेप करने का नीड नहीं होगा। जब आप करेंगे ना प्रैक्टिस अच्छे से, तो आपके आधे सारे स्टेप्स तो आपके दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब मैं ये सब आपको एलसीएम लेके एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। रीज़न इज़ दैट ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस थ्री प्लस ये एक्स माइनस टू इधर आ जाएगा ए एक्स माइनस टू। ठीक है गाइस, इतना एलसीएम आई होप कर लेंगे आप लोग। अब ये देखिए, अगर हम इन दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो हमारा ये x माइनस टू नीचे का और ये वाला x माइनस टू एंड एक्स प्लस थ्री सेम है, तो ये दोनों को हम कट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे काट दिया, तो देखो अगर हम इसको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में और फिर कट हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली नीचे कट कर देते हैं। अब क्या रह गया हमारा x। अब एग्ज़ाम में आपको इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये तो आप अपने दिमाग में ही चलेगी ये सारी कैलकुलेशन। भाई पता है नीचे वाला तो कट ही जाएगा, तो ऊपर आपका क्या टर्म आएगा, ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप सब याद हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक कि मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ एंड देन फिर इसके इक्वल हम इक्वेट करें। उस मेथड का यूज़ पड़ेगा हमें आगे के क्वेश्चंस में जहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वैल्यू इजी है और आपके ज़्यादातर ऐसी ही वैल्यू आती हैं, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मतलब वैल्यूज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन होता है टाइप ऑफ द फंक्शन। आगे आपका कुछ एक दो ऐसे टाइप आएंगे जिसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करके करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल क्या मतलब, हम एक्स की कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अगर a या b की वैल्यू निकालनी है तो हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि हमारा एक बार में एक टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाए और हमारा सिर्फ एक टर्म बचे जिसको हम इस फाइनल के इक्विवेलेंट पुट कर सकें एंड देन अपना b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम x की तो वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो हमारा एक ही वेरिएबल बच जाएगा फिर b। या फिर जब हमें b की a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम इस तरह का कोई फंक्शन x की जगह पुट करें कि हमारा ये वाला पूरा टर्म ज़ीरो हो जाए। तो सपोज चलिए मान लेते हैं पहले हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर ऐसा क्या टर्म पुट करें x की जगह कि ये वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाए। देखिए अगर आपका ये जो अंदर वाला टर्म है आप सिर्फ इसको ज़ीरो कर देते हैं, तो जब b को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें ऐसी कोई वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिससे हमारा ये जो अंदर वाला टर्म है ये ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम इस 2x की जगह 2 पुट कर देते हैं तो हमारा 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा ना। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ x की जगह 2 पुट कर देते हैं। x की जगह जब हमने 2 पुट करा तो हम क्या देखेंगे, हमारा ये वाला जो टर्म है ये पूरा हमारा ज़ीरो हो गया। अब ज़ीरो हो गया तो बचा हमारा सिर्फ इतना। तो चलिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह हमने 2 पुट कर दिया है, तो 2 इक्वल्स टू a को एज इट इज़ रखा और यहाँ पर x की जगह 2 पुट करा प्लस 5। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 7 एंड आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 2/7। ये आ गई। अब सेम तरीके से अगर हम b की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो हम फिर सेम चीज़ वही करेंगे। क्या करेंगे हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेट मी इरेज दिस पार्ट जो हमने यहाँ पूरा उछल पिछड़ मचा दिया है, इसको मैं दोबारा रीराइट कर देती हूँ। एक सेकेंड गाइज, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, शायद 5 लिख दिया है गलती से। ओके, अभी मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। मैंने गलती से यहाँ 5 लिख दिया, इसको मैं 3 कर देती हूँ। 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 एंड फाइनली आपकी a की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, आपकी a की वैल्यू आएगी 2/5। ओके, अब अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को ज़ीरो करना पड़ेगा। इस पार्ट को ज़ीरो करने के लिए हमें अंदर वाला टर्म ज़ीरो करना पड़ेगा। अब अंदर वाला अगर टर्म हमें ज़ीरो करना है तो हमें x की जगह हमें ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा अंदर का टर्म ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम x की जगह -3 पुट कर देते हैं तो -3 एंड देन फिर इधर का टर्म +3, हमारा -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। तो चलिए, तो अगर इसमें हम अपना x की जगह -3 पुट करके देखते हैं
तो पहले इधर x की जगह -3 इक्वल्स टू, यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको दोबारा लिखने का नीड नहीं है, वो अपना सिर्फ इतना टर्म लिख देते हैं b, x की जगह क्या लिख देते हैं -3 एंड आपका -2 हो गया -2 एंड देन अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे b -5 एंड यहाँ से आपका b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, तो माइनस माइनस कट जाएंगे ना, आपकी b की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी a की एंड ये जो b की वैल्यू आई है इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं a की जगह उस इक्वेशन में। एक सेकेंड, हाँ मैंने आपको बोला हम इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो हमारा इंटीग्रेटिंग dx वाला पार्ट था इसको हमने ऑलरेडी इस फॉर्म में लिख दिया है, तो इसलिए अब हमें सिर्फ इस फॉर्म को सॉल्व करने की ज़रूरत है। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है हम इनको पुट कर देंगे। तो चलिए हम इनको पुट करके देखते हैं। मैं कहीं ऐसी जगह एडजस्ट करना चाह रही हूँ ताकि मुझे वो भी दिखता रहे, इधर की वैल्यू भी, लेकिन वाई भी नहीं। चलिए ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूजन ना हो कुछ भी। ओके गाइस, तो चलिए ये हमारी इक्वेशन थी। मैं एक बार इक्वेशन दोबारा से रीराइट कर देती हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा क्या था, x अपॉन में x -2 x + 3 dx। इसको मैंने किस तरह से लिख दिया था, a अपॉन में x -2 प्लस b अपॉन में x + 3। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारी a की वैल्यू 2/5 एंड b की वैल्यू 3/5 आ गई। तो चलिए अगर हम इन वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 5 नीचे आ जाएगा, x -2 प्लस इंटीग्रेशन का साइन चलेगा भी यहाँ साथ में, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने यहाँ लगा दिया ना, तो इंटीग्रेशन का साइन इधर भी आ जाएगा साथ में। चाहे तो आप पूरे के ऊपर लगा दीजिए, मैंने यहाँ पहले सेपरेट कर कर लगा दिया, एक स्टेप आपका यहाँ पे कम कर दिया मैंने, पूरे पे लगा कर दिखाना चाहिए था, वैसे मुझे तरीका वही था। बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स, तो हमें इतना ज़्यादा थोड़ा टेंशन लेने का नीड नहीं है। x + 3 dx, ठीक है। अब आप देखेंगे 2/5 कॉमन है, इसे बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3/5 को बाहर निकाल लेंगे, 1/x + 3 dx, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/x - 2 है या 1/x + 3 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा डिनोमिनेटर में ऐसी कोई वैल्यू है उसकी डिग्री 1 होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के केस में हम इसको x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व नहीं करते हैं, और ये हमारा डायरेक्टली आ जाता है log x - 2 एंड सिमिलरली ये भी आ जाएगा आपका 3/5 log x + 3 है 5 है, ठीक है। अब आप देखा होगा आपने बहुत सारे जो ATC के एग्जाम्स के अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें ज़्यादातर जो आंसर्स होते हैं वो लॉग के फॉर्म में होते हैं। वो रीज़न इज़ दैट कि वो इस तरह के टर्म्स होते हैं कि उनमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ता है एंड इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 3/5 में। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने ये भी देखा होगा, इस तरह से भी आपके जो टर्म्स होते हैं वो गिवन होते हैं आपके एग्जाम्स में। मतलब जो आपका पेपर आता है x - 2 और ये 2/5 है, इसको यहाँ से ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं प्लस log x + 3 और इस 3/5 को भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर प्लस का साइन है तो चाहे तो इन्हें मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, जैसे भी फिर आपका क्वेश्चन गिवन है, आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और साथ में प्लस ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको आपका आंसर ये इस तरह से आया। पूरा अच्छा खासा लंबा मेथड है, अभी आपको थोड़ा समझने में भी ज़्यादा टाइम लगा होगा और मैंने भी समझाने में टाइम ज़्यादा लिया है। रीज़न उसका बहुत सिंपल सा बस यही है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस जो है पहली बार कर रहे हैं एंड हमने पहले नहीं करे हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी डाउट रहे आप लोगों को या कुछ कन्फ्यूजन हो। अच्छा मुझे डाउट से याद आया यार, आप लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे थे, एक बच्चे का था उसमें मैंने शायद लास्ट वीडियो में कोई क्वेश्चन करवाया था, उसमें शायद कुछ गलत लिख दिया था मैंने, क्या था वो मुझे अभी याद भी नहीं है, वो क्लास 2-3 दिन बाद हो रही है तो मैं उसको चेक करना भी भूल गई, बट आई विल डू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम सॉरी यार, वो नहीं हो पाया। पता है बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है ना, कि आप स्क्रीनशॉट लो उसका और जो भी आपका क्वेरी है ना उसको आप मुझे वो कर दो, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दो,
वहाँ क्या होता है, हैंड टू हैंड आपको क्वेश्चन भी दिख जाता है मुझे, और ये भी दिख जाता है मैंने क्या गलत बोल दिया है। इस तरह से जो रहता है ना यूट्यूब कमेंट में, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे फिर पहले वीडियो ओपन करनी पड़ती है। अब यूट्यूब कमेंट का क्या है कि फ़ोन में वो दिख जाता है कि अच्छा इस बच्चे ने कमेंट किया है, फिर स्पेशली उसको चेक करने के लिए मुझे उस वीडियो पे जाना पड़ेगा, उस टाइम पे जाना पड़ेगा, एक थोड़ा सा पीछे पीछे करके देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वो पूरा है क्या। तो कई बार होता है आप थोड़ा बिजी होते हो, आप कमेंट्स, नॉर्मल कमेंट का तो आप रिप्लाई दे देते हो, लाइक किसी ने कुछ छोटा सा कुछ पूछा है वो तो आप बता देते हो। कुछ आप वैसे डाउट पूछोगे ना तो उसको तो मैं फिर भी 1% यूट्यूब पे बता दूंगी, लेकिन जो वीडियो रिलेटेड होता है ना कि लाइक इतने टाइम पर या 20 मिनट पे क्या बोला है मैम ने, जैसे एक मैंने कमेंट देखा था कि शायद मैंने लैम्डा, उसको रेडियो एक्टिव डीके को लैम्डा और अल्फ़ा में अलग अलग यूज़ कर दिया था 2 जगह पे, उसको शायद कुछ इसी तरह से था। तो मैंने शायद आपको यूट्यूब पे ही, वहाँ पे ही मैंने उस कमेंट को क्लियर कर दिया था कि वो गलती से शायद यूज़ हो गया है, पर ऐसा है नहीं, वो आप रेडियो एक्टिव डीके को हमेशा लैम्डा से ही डिनोट करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो तो क्लियर करी जा सकती हैं। बाकी ऐसी कोई चीज़ के पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से रिलेटेड है तो उसके लिए फिर मुझे वीडियो देखनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर टाइम चाहिए, और वो मैं फिर रास्ते में आते जाते कहीं भी खोल के चेक करके नहीं देख सकती ना। एंड हाँ गाइज, मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था मॉडर्न फिजिक्स का, तो क्या रहा उसमें आप लोग का स्कोर, क्या आप लोगों ने कर लिया? तो मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ। एक दिन का मैंने इसलिए और गैप दे दिया आप लोग को आज का, कि ताकि आप लोग उसको कर लें आराम से क्वेश्चन, अगर किसी ने नहीं करे हैं तो। कल ही तो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें आपकी वीडियो पॉज करके उसके बाद इसको इरेज करती हूँ, ये ऐसे होगा नहीं वरना इरेज। मूव करती हूँ अपने टाइप 2 की तरफ। एंड टाइप 2 क्या है हमारा, वो भी बड़ा सिंपल सा है, टफ कुछ नहीं है, पता है बहुत इजी होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो मुझे सबसे इजी वाला इंटीग्रेशन यही लगता है। मैं बस खुश हो जाती थी जब ये दिख जाता था कहीं पर, बहुत इजी होता है, बस सिंपल सा अलजेब्रा लगाओ और उसके बाद सिर्फ लॉग वाला फॉर्मूला लगता है, या तो लॉग वाला लगता है या एक्सन वाला लगता है बस। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि हमारे जो डिनोमिनेटर थे उसको हर एक न्यूमरेटर टर्म के साथ अलग अलग लिख दिया था, तो सेम इसमें भी हम डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, और न्यूमरेटर में इस टर्म की बजाय हम ए बी सी अपने अलग जो है कांस्टेंट ले लेते हैं, जिनको हम बाद में सॉल्व करके उनकी वैल्यू पुट करके और अपने आंसर्स जो है इंटीग्रेशन के निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका फॉर्म होता है, जिस तरह से ये ओपन होता है। अब मैं इसका भी आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, लेकिन मेक द पेन के लिए छोटा सा इसमें। ओके, सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज इफ वी हैव 3x - 1 डिवाइड बाई। अच्छा गाइस, प्रैक्टिस के लिए आई हैव टोल्ड यू कि गो फॉर एनसीईआरटी। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी का लगता है बहुत इजी है तो यू कैन गो फॉर हायर बुक्स, लेकिन अगर बेस आपका नहीं है, भूल गए हैं, तो यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी, वहाँ से अच्छा खासा बेस बन जाता है, उसके बाद यू कैन गो फॉर हायर बुक्स और हायर मटीरियल। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए x - 1 प्लस b अपॉन में x - 2 प्लस c अपॉन x - 3, इस तरह से ओपन आप कर सकते हैं इजीली। इंटीग्रेशन के साइन हटा के इसको आप इस तरह से लिख सकते थे। सपोज ये इंटीग्रेशन का था, इसको मैं इंटीग्रेशन का साइन हटाकर ऐसे लिख सकती थी, ये इस तरह से मैं इसको लिख सकती थी। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूँगी, इसको अब मैं आगे अगर सॉल्व करूँगी तो अगेन फिर एलसीएम लूँगी यहाँ पर। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, x - 1 x - 2 x - 3, एंड यहाँ पर भी हमारा सेम एलसीएम है, x - 1 x - 2 x - 3, एंड न्यूमरेटर में हमारा क्या था, x - 1। इसको ऊपर जब एलसीएम आपने लिया है तो यहाँ ऊपर a के साथ क्या आएगा, x - 2 x - 3 प्लस b के साथ क्या आएगा, x - 1 x - 3 प्लस c के साथ आपका क्या आएगा, x - 1 x - 1 एंड x - 3, ये टर्म आ जाएंगे। आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा इजीली, यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये सेम है, आपका डिनोमिनेटर में वैल्यूज कैंसिल आउट कर देंगी। आपका क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आपका टर्म रह जाएगा 3x - 1, और ये रह जाएगा a x - 2 a x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 3।
ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अभी कि हमें इस तरह की वैल्यूज़ एक्स की चूज़ करनी होती हैं कि जिससे हमारा जो दूसरा टर्म है वो ज़ीरो हो जाए और हमारा सिर्फ एक वेरिएबल बच जाए, ए बी सी जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल के केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसी वैल्यूज़ एक्स की लेंगे कि जिसको हमें निकालना है, उसके अलावा बाकी के जो दोनों टर्म्स हैं वो हमारे ज़ीरो हो जाएं। अब इसके लिए हमें क्या देखना होता है, हमें ऐसा देखना होता है कि हमारा कुछ भी ऐसा टर्म मिले जो बाकी किसी और के साथ कॉमन हो हमारा। लाइक सपोज अगर हम x माइनस टू ये वाला टर्म चूज़ करते हैं तो हमारा x माइनस टू 2 में आना चाहिए था ना हमारा। अच्छा, इसमें भी तो माइनस टू ही आएगा, सॉरी मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, तो x माइनस टू अगर मैंने चूज़ करा तो हमारा इसमें और इसमें x माइनस टू आ रहा है, तो अगर हम x माइनस टू को 0 बना देते हैं तो हमारा c की वैल्यू निकल आएगी। एंड अगर हम x माइनस थ्री को बना देते हैं 0 तो हमारा ये दोनों टर्म a और c 0 हो जाएंगे, हमारी b की निकल आएगी। और a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें x माइनस वन को 0 बनाना होगा। तो चलिए इस एक क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज अगर मैं पहले x माइनस वन इसको अगर मैं 0 बनाना चाहती हूँ, इसको मैं 0 बनाना चाहती हूँ यहाँ पे, तो हमें x की क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की जगह मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, तभी हमारा 1 माइनस वन 0 हो पाएगा। तो चलिए x को 1 पुट कर देती हूँ मैं। x को जब मैंने 1 पुट करा तो हमारा ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3 1 माइनस वन और ये इक्वल्स टू में a 1 माइनस टू 1 माइनस थ्री प्लस यहाँ पर आपको पता है आपका 0 आ जाएगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 बन जाएगा तो आपका ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। तो बार बार सॉल्व करने का नीड है नहीं, इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एग्जाम में तो इतना भी नहीं लिखने का टाइम रहेगा। वो तो मैं आपको करवा रही हूँ, तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। ये आ जाएगा माइनस वन और ये आ जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को क्या पुट करके देखते हैं, b अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो b में जो हमारे दोनों टर्म्स यूज़ हो रहे हैं x माइनस वन और x माइनस टू, इन दोनों के अलावा जो एक तीसरा टर्म है x माइनस थ्री, इसको हम 0 करने की कोशिश करते हैं। इसको 0 करने की कोशिश में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, तभी हमारा 3 माइनस थ्री 0 हो जाएगा। तो चलिए x को 3 पुट कर देते हैं। x को जब 3 पुट करा तो ये हमारा क्या बन गया, 3 माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने 3 पुट किया तो 3 माइनस थ्री 0 हो गया, तो आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का नीड नहीं है। ये हमारा कुछ ऐसा x माइनस या 3 वाला फंक्शन नहीं था, तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3 माइनस वन 3 माइनस टू। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 b, ये आ जाएगा 2 एंड इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, सॉल्व करके आप चाहें तो देख लीजिएगा इसको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ। नेक्स्ट में हमारा क्या था, x इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, जो दो टर्म्स इसके साथ गिवन है इनके अलावा जो तीसरा टर्म है उसको हम 0 पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, x माइनस टू को 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2, तभी हमारा 2 माइनस टू इक्वल्स टू 0 होगा। तो चलिए इसमें जब हमने x की वैल्यू 2 रखा तो हमने क्या देखा, हमारा ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमने 2 पुट करा तो ये आ जाएगा अपना 3 2 माइनस वन इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म आपका 0 अगर बन जाएगा तो इसको तो अब लिखने की ज़रूरत है नहीं। सिमिलरली अगर हम इस वाले टर्म के पास आते हैं अपने, तो इस टर्म में भी हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये 0 बन जाएगा। अब अगर ये 0 बन जाएगा हमारा तो हमें अब इस टर्म को भी लिखने का नीड नहीं है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म पे आते हैं तो इसमें हमारा x माइनस टू का कोई टर्म नहीं है। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 माइनस वन। आप चाहें तो आप लिख के पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, इतना ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा नहीं। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सी की माइनस, मतलब यहाँ पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इधर वाले -1, तो -1 लिख देती हूँ एंड फाइनली सी आ जाएगा -1। तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी की। अब आप क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को जो हमने कैलकुलेट करी हैं, ये जो हमने ए की और ये जो बी की एंड उसके बाद ये जो सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, इसको आप इस वाले ये जो ए है इसकी जगह एंड ये जो बी है इसकी जगह एंड ये जो सी है इसकी जगह पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे देखिए मैं दिखाती हूँ अभी।
ठीक है, सी की वैल्यू गलत तो नहीं ले लिया ना कुछ। गाइस हो सकता है कहीं कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज़ आई एम सॉरी। अच्छा गाइस मैंने एक ना टर्म उल्टा कर दिया है यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी पढ़ाने में हो ही जाता है। ये x के साथ -2 था ना, यहाँ मैंने पहले 3 लिखा था ना, वो करेक्ट लिखा था, मैंने 2 बाद में पता नहीं क्यों चेंज कर दिया, मुझे लगा होगा शायद मैंने गलत लिख दिया, लेकिन वो सही लिखा था। एंड ये जो x -3 है ना, यहाँ पर ये 2 आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, और उसी के ही अकॉर्डिंग आपकी बाकी सारी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, उन्हें आप चेंज कर लेना। फिलहाल मैं एक ही यही वैल्यू मान के ABC की यही वैल्यू मान के सही आगे का सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आपकी ये वैल्यूज़ ये नहीं आएंगी, चेंज हो जाएगी, और मुझे लगता है ज़्यादा कुछ चेंज होगा भी नहीं। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो गाइज आपका यहाँ पर B की वैल्यू आएगी -5 एंड आपकी C की वैल्यू आएगी 4, बस इतना चेंज आएगा इसको सॉल्व करके, क्योंकि हमने इन दोनों की ये वैल्यूज़ उल्टी कर दी ना, तो आपकी ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। बाकी आप सॉल्व करके देख लेंगे तो आपका आ जाएगा। एंड सॉरी ये गलती हो गई। तो चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देख लेते हैं। तो हमारा जो इधर फंक्शन था 3x - 1 अपॉन में x - 1 x - 2 x - 3, इसके साथ हम लगाएंगे इंटीग्रेशन dx। तो अब हमारा इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, एक ही जगह हम एक ही वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन में x - 1 प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू अभी हमने करेक्ट भी करी है, क्या आई है -5 अपॉन में x - 2 प्लस c की जगह c की वैल्यू अभी ये हमने करेक्ट करके रखी है 4x - 3 एंड ये पूरा हमारा dx। अब आप इसको सेपरेट करके इजीली इसमें अपना फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकती हूँ, मतलब कर सकती हैं या कर सकते हैं। ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे आप, तो ये वाला टर्म भी माइनस का बन जाएगा, -5 आ जाएगा 1 अपॉन में x - 2 dx प्लस 4 कांस्टेंट का बाहर निकाल के 1 अपॉन में x - 3 dx। अब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3 प्लस c, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था आप चाहें तो इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं, सॉरी x - 1 माइनस ये 5 को यहाँ पावर की फॉर्म में log x - 2 की पावर 5 प्लस log x - 3 की पावर 4। अब ये माइनस का इसको आप डिवीजन में भी लिख सकते हैं, अपॉन में डिवाइड के फॉर्म में, प्लस है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है, आंसर जो आपके ऑप्शंस में किस तरह से गिवन है आपको वैसे सॉल्व करने होंगे। तो मुझे लगता है ये वाला टाइप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको कौन से टाइप पर क्या यूज़ करना है। बाकी मैं लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगी इनको याद रखने के लिए कि आप कैसे याद रख सकते हैं, या भूल जाए तो आप कैसे इनको बना सकते हैं दोबारा से एग्ज़ाम में ही अगर आप भूल जाते हैं तो, लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं अपने टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में आपका क्या है, अगर आपका इस तरह से फॉर्म गिवन है px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर। देखिए जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जो नीचे का टर्म है लीनियर एंड नॉन रिपीटेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिपीटेटिव अगर हमारा टर्म होता है तो वो एक हमारा अलग फॉर्म बन जाता है, वो हमारा ये फॉर्म बन जाता है, ठीक है। इस फॉर्म को हम देखिए, कहने को तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस ए और x माइनस ए, सॉरी x माइनस ए, ठीक है। लेकिन फिर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस ए, ठीक है। तो इसको फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन में x माइनस ए प्लस बी आ जाएगा सिर्फ, तो वो आपका फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड वो आपकी फॉर्म जो है, जो आपका क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करते, इसके लिए हमारा अलग तरीका होता है, क्या वो मैं बताती हूँ। अगर आपका नीचे के टर्म लीनियर है एंड रिपीटेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें आप किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से नहीं लिखेंगे। इसको आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है a अपॉन में x माइनस ए प्लस बी अपॉन में x माइनस ए और स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। अब अगर मैं इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, तो सपोज आपके पास है क्वेश्चन कोई, ये 3x वाला ही ले लेते हैं, चलिए ये हमारा आजकल फेवरेट हो गया 3x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, अब सपोज ये है आपके पास, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dx। ये हमारा क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। यू डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स इतने स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में। कई बार मैं बार बार इसलिए बोल देती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि एक तो करते करते आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड बोलना इसलिए ज़रूरी है पता चले बच्चे एग्जाम में इसी तरह से करने बैठ गए। ये मैं प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, सीधा ये वैल्यू लिख देती हूँ, x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना फाइनली, तो आपका ये एलसीएम वगैरह लेंगे और ये नीचे का पोर्शन कट हो जाएगा। यह आ जाएगा 3x - 1 = a के साथ x+2 + b। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इजीली। अब इसको आगे सॉल्व करने के आपके कई तरीके हैं, वही जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप पूरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके प्रॉपर सॉल्व करें और फिर कंपेयर करें, या फिर कुछ अपने तरफ से वैल्यू मान लें और उसके बाद उसके हिसाब से आगे आप सॉल्व कर लें। तो चलिए पहले अगर हम मान लेते हैं x की वैल्यू -2, इससे क्या होगा, हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो चलिए -2 अगर हम रखते हैं तो 3 - 2 - 1 = b आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी -7। लेकिन इस तरह से सॉल्व करके आप a की वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, a की वैल्यू आप इस मेथड में अभी नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 = ax + 2a + b। ठीक है, अब हम x वाले टर्म सेपरेट कर देते हैं और बिना x वाले टर्म सेपरेट कर देते हैं। x वाले टर्म ये हो गया हमारा, एंड विदाउट x वाले टर्म हमारे ये दोनों हो गए। अब इनको कंपेयर करते हैं हम इस साइड के टर्म से। ठीक है, जब हमने कंपेयर किया तो हमारा ax का जो है वो सिर्फ 3x से कंपेयर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a = 3, डायरेक्टली आ गया। ठीक है, और जब इसको हमने कंपेयर किया इधर 1 से, तो ये जो आपके बिना x वाले टर्म है ये आपका किससे कंपेयर होंगे, 1 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2a + b = 1, लेकिन माइनस का साइन है तो -1। नीड नहीं है इसका, मैं सिर्फ बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ इस मेथड के थ्रू चलना चाहते हैं, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 + b, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपकी b की वैल्यू -7 आएगी। तो रीज़न ऑफ टेलिंग दिस मेथड कि आप किसी भी मेथड से करें a और b की वैल्यू आपकी वही आएगी, बस वो मैंने हिट एंड ट्रायल आपको इसलिए सिखाया है ताकि आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकें। अब ये था ना बहुत इजी आ गया, तो इसीलिए आपने इजीली कर लिया। सोचिए इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था अभी x - 2 जिसमें मैंने वैल्यू गलत लिख दी थी, उस क्वेश्चन में अगर आप हर टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करके एंड देन फिर उस तरह से सॉल्व करने अगर लग गए, तो सोचिए कितना टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड हिट एंड ट्रायल से इतनी जल्दी हो जाता है। अब जो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है ना हिट एंड ट्रायल में भी, उसका भी रीज़न वो है कि हमें प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, और मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ। अच्छा क्वेश्चन नहीं, पहले मैं इसका सोल्यूशन आपको दे देती हूँ। तो इसको हम पुट कर देते हैं अपने वही फंक्शन में। a की जगह हमने 3 पुट कर दिया, x+2 dx। b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हमारा -7 x+2² dx। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका मेथड। = -7 1/x+2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको आप करेंगे तो 3 log x+2 -7। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हमारा 1/x है और इसकी पावर अगर 1 है तब हमारा सिर्फ log x लगता है, लेकिन अगर इसकी पावर x के अलावा कुछ 1 के अलावा कुछ और है, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से कुछ और पावर है जो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी या छोटी कोई भी पावर है, 1 के अलावा कुछ भी और पावर है, तो हमें यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो अब जब हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/, अगर x² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2। n वाला फॉर्मूला लगाया हमने तो ये आ जाएगा -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, एंड देन इसको जब आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, 1/x। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, साथ में माइनस का साइन भी रहेगा। ओके, इसको जब हमने इस तरह से सॉल्व करा तो हमारे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1/x+2। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी इसको इंटीग्रेट करके।
अब आप ये कंफ्यूज मत होना मैंने चीज़ कैसे लिख दी इससे ये वाली चीज़, ये इंटीग्रेट कर कर लिखा है, इंटीग्रेशन का मेथड ये वाला यूज़ किया है। ये माइनस का साइन आप बाहर लगा सकते हैं, तो 3 log x प्लस 2 प्लस 7 1/x+2 ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी आपका क्वेश्चन में जो भी दिया हो उस हिसाब से आप चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस आपको जो भी दिए हुए। तो आपको ये वाला मेथड भी मुझे लगता है टाइप 3 भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टाइप 4 एंड टाइप 5 एंड लेट मी चेक कि टाइम कितना है। अभी तो है टाइम, वी कैन गो फॉर टाइप 5 रखने। तो टाइप 4 में जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, नो नीड टू टेक एनी टेंशन, तो नॉट द क्वेश्चन। टाइप पे पहले चलते हैं, पहले टाइप तो बता दूँ मैं आपको। टाइप 4, टाइप 4 आपका क्या है, सपोज ये लिखा है px² प्लस qx प्लस r अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस b dx। ओके, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अब आपका क्या बदल गया, आपको एक रिपीटेटिव टर्म भी दे दिया एंड एक नॉन रिपीटेटिव टर्म भी दे दिया। इसको हम क्या करेंगे, a अपॉन में x माइनस a प्लस बी अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, इतने को तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। अब सपोज ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होता, इस तरह से लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, पहले हम x माइनस ए लिखते, उसके बाद इसके दोनों टर्म्स लिखते, b अपॉन में x माइनस बी एंड c अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो हम उस तरह से सॉल्व करते। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसका भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। देखिए क्वेश्चन देने का रीज़न ये है ताकि आप टाइप पढ़े साथ के साथ क्वेश्चन भी देखें कि उसके जो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी प्रैक्टिस से तो आई नो यू विल बिकम एक्सपर्ट, और बाकी तो आप लोग बहुत यार समझदार लोग हो, बहुत होशियार लोग हो, तो इसीलिए बस मैं क्वेश्चन एक ही एक क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग इससे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट लोग हो आप लोग यार, इसीलिए सिर्फ आई नो एक क्वेश्चन इज एनफ for you to understand the thing। ठीक है, अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्या आने वाला है आपका, क्योंकि ये कट जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, साथ में आएगा आपका x-1 और साथ में आपका ये वाला आ जाएगा इधर वाला टर्म। ठीक है, क्योंकि a के साथ ये वाला टर्म है नहीं ना, प्लस b के साथ आपका x-1 का स्क्वायर पूरा है, तो ये तो आएगा नहीं, एलसीएम से सिर्फ इतना आ जाएगा। करते करते ये सब चीज़ें आपको पता चलने लग जाएंगे कि कहाँ पर क्या एलसीएम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब आप देखिए हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं, तो हिट एंड ट्रायल से चले जाइए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो दूसरा मेथड अपना लीजिए, लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है हम इजीली हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। तो हमें पहले अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के अलावा जो और दूसरे टर्म है हमें उसकी जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो हमारा आंसर इस तरह से आ जाए कि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो गाइस देखिए अब आपका ए के साथ ऐसा कोई टर्म नहीं होगा, ए के साथ हमारा ऐसा कोई टर्म नहीं है जो हमारा बाकियों में अलग हो। ठीक है, अगर हम ए की कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ए 100% ज़ीरो हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम पहले बी को देख लेते हैं। बी को जब हमने देखा तो हमने देखा हमारा x+2 वाला टर्म तो इसमें है, लेकिन x-1 वाला नहीं है। तो अगर हम x-1 वाले टर्म को ज़ीरो कर देते हैं तो हमारा c और a दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो चलिए हम ये तरीका अपना लेते हैं। पहले हम x को हम देखिए, ऐसा आपको सिर्फ क्या करना है, एंड ऑफ द डे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप नॉर्मल कंपैरिजन से निकालिए, आप हिट एंड ट्रायल से निकालिए, आप दोनों को मिक्स करके निकालिए, योर कॉल योर चॉइस। फाइनली हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, हमारा ए बी सी की वैल्यू निकलनी चाहिए। तो चलिए हमने अगर ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा एंड हमारा ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 = 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये 1 - 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं हमारा फ़र्क पड़ेगा, तो हम बी 1 + 2 लिख सकते हैं। फाइनली आपकी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। ठीक है, उसके बाद अब हम सी वाला में भी हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ x-1 है, इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में x+2 भी है जो हमारा सी के साथ अटैच नहीं है। तो इसका मतलब हम x+2 को 0 करके सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए x+2 के लिए हम x = -2 पुट कर देते हैं, एंड देन अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा -2 = c
-2 -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -2 इक्वल्स टू सी की बार -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइड बाई 9। ठीक है, सो ये आ गई आपकी सी की वैल्यू, ये आ गई आपकी डी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ए की वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है तो आप एक्स के कोई वैल्यू ऐसी पुट कर दीजिए एक्स जिससे हमारे यहाँ पे कोई टर्म जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है आपका, और बी और सी की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दें। ठीक है, तो अगर हम वो सिचुएशन को करना चाहते हैं तो उसमें देखिए आप अगर यहाँ पर +1 पुट कर दोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आप ये नहीं कर सकते। -2 से ये ज़ीरो हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। आप 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट कर सकते हो, बट बेटर है कि हम यहीं से कोई वैल्यू ले लें जो हमारा इनमें ऑलरेडी गिवन हो। तो हमारा 2 है यहाँ गिवन, हम यहाँ भी 2 पुट कर देते हैं, तो फाइनली हमारा 2 + 2 = 4 आ जाएगा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें अभी बी और सी की वैल्यू मिल गया है। तो हमारा एंड ऑफ द डे क्या होगा, सिर्फ ए ही एक वेरिएबल ऐसा रह जाएगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी और हमारा वो इजीली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो उस चीज़ को भी आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमें एंड ऑफ द डे सिर्फ वैल्यू निकालने से मतलब है, तो इसीलिए हम बाकी बी सी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ ए की वैल्यू अपना आप ही निकल आएगी। एंड ये हमने एक्स को अज्यूम कर लिया 2। अभी तक भी तो अज्यूम ही कर रहे थे ना, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस, हमें जैसा चाहिए था हमने वैसा अज्यूम किया था। ज़ीरो करना था तो हमने ये अज्यूम कर लिया, अब हमें ज़ीरो नहीं करना है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स की जगह 2 = a 2 - 1 एंड यहाँ पर 2 + 2 प्लस b की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/3 2 + 2 प्लस c की वैल्यू -2/9। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ -c लगा देती हूँ, साइन हटाकर लगाना पड़ेगा वैसे तो फिर में -2/9 एंड आपका यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 3/4 माइनस 2/9। ठीक है, अब सॉरी 3/4 नहीं उल्टा लिख दिया देखो यही गलती करती हूँ मैं छोटी छोटी, और आंसर गलत हो जाए 4/3 इसको सॉल्व करके। ठीक है, इसको फिर आप जब फाइनली सॉल्व करोगे, इसको एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा एंड देन फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a = कट करके अराउंड कुछ लगता है 4/3 और ये था, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ए का आंसर आपका 2/9 ही आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, मैंने बस थोड़ा अंदाजे से ही कह दिया। ठीक है, अब आपकी ये वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर आप ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं और पुट करके फिर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, नो बिग डील। मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वी विल रन आउट ऑफ द टाइम। ठीक है, सो वी ऑलरेडी रन आउट ऑफ द टाइम, सिर्फ 2 ही मिनट रह गए अपने पास। मैं आपको टाइप 5 एंड आगे का भी थोड़ा सा बता देती हूँ। टाइप 5 अपने पास क्या है, टाइप 5 में सपोज आपको इस तरह का फंक्शन गिवन है px² + qx + r अपॉन में x - a x² + bx + c। ओके, इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे कैसे, a अपॉन में x - a प्लस अगर आपके फंक्शन के अंदर स्क्वायर है तो bx + c अपॉन में x² + bx + c। सिंपल इस तरह से। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए हमें किस तरह से पुट करनी होती है वैल्यू। सपोज 2 अपॉन में 1 - x एंड x 1 + x², ये गिवन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए मैंने क्या बताया, a अपॉन में जो फर्स्ट वाला टर्म है 1 - x प्लस अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, अभी ये स्क्वायर अगर ऐसे रहता हमारा, सॉरी ऐसे रहता ये स्क्वायर हमारा, तो हम नॉर्मल सा करते, पहले हम a अपॉन में 1 + x लिखते, फिर b अपॉन में 1 + x² लिख देते जैसा अभी तक कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, हमारा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, तो ऐसी कंडीशन जब अपना ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर होता है तो हम वहाँ क्या लिख सकते हैं, वहाँ हम लिख सकते हैं 1 +
सॉरी बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 + x²। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले पार्ट्स अपने कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में रह जाएगा 2 ए के साथ 1 + x² प्लस बी एक्स यहाँ लिख देती हूँ बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में 1 - x। अब हट गया तो ठीक है 1 - x। इसको अब देखिए अगर आप इसमें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करेंगे कर सकते हैं आप, कोई और मेथड भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हिट एंड ट्रायल के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी ना, आपका ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप x की वैल्यू अगर किसी भी पॉइंट पर 0 रखेंगे तो आपका ये पॉइंट पूरा 0 हो जाएगा, बी आपका नहीं निकल पाएगा कभी भी। एंड फिर अगर इसमें भी स्पेशली आप x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो वो फाइनली जब वो स्क्वायर होगी ना, तो स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर इधर का टर्म आपका प्लस में दिया है तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव आ जाएगी स्क्वायर की वजह से। एंड आपका जो है वो आंसर आपका जो है ए, ये वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। और ये टर्म x की वैल्यू आपके जो पुट करोगे उसके हिसाब से चेंज करेगा एंड आप बहुत डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली कंपैरिजन मेथड से। कंपैरिजन मेथड कैसे, 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a + ax² प्लस bx प्लस c - cx। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में भी कि सबसे पहले तो हम स्क्वायर वाले टर्म अलग लिख लेते हैं, बाकी नॉर्मल टर्म्स को अलग लिख लेते हैं। a + b, अच्छा b सॉरी है ही नहीं, एक सेकेंड, ax² प्लस b - c x प्लस a + c, ये लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हम इधर वाले टर्म्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे। नाउ वी विल कंपेयर कि हमारा इधर कोई x² का टर्म है, वी विल कंपेयर कि हमारा यहाँ कोई x का टर्म है, एंड देन इन द लास्ट वी विल कंपेयर हमारा कोई नॉर्मल अलजेब्रा का टर्म है। तो जब हमने x² को कंपेयर किया तो हमें कोई टर्म मिला क्या x² से जो हमारा कंपेयर हो जाता हो। अच्छा गाइस एक सेकेंड, मैंने यार, आप बोलोगे मैडम क्या कर रहे हो, बार बार कुछ कुछ गलत कर देते हो, बट वो हो जाता है यार इन क्वेश्चंस में ना, थोड़े से ये है वैसे वाले ना कि समझा रहे हो ना, जब आप किसी को समझाते हो तो कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं बन पाता है ना। मैं इधर वाला ये वाला टर्म भूल गई और मैंने इससे आपको मल्टीप्लाई ही नहीं किया। मुझे जब आंसर निकालने चलो ना तब याद आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, फिर याद आता है कि अच्छा ये गड़बड़ी कर दी हमने। हो जाता है कभी कभी, सॉरी फॉर दिस थिंग कि आपको बार बार ये मैं कर रही हूँ, लिख रही हूँ, मिटा रही हूँ, रीज़न ना कि ठीक है। इसको अब आप वही टर्म सेपरेट करके लिखेंगे तो आपके a + b x², सॉरी माइनस है नहीं, प्लस a + b x प्लस a प्लस एक सेकेंड, a में तो है नहीं ना आपका x के साथ, तो आपका b + c आएगा यहाँ पर। ओके, एंड देन आपका a - c आएगा, a - c, और यहाँ पर आपका b + c आ जाएगा x के साथ बीच में प्लस का साइन। ओके, ये वाला टर्म। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारा a - b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x² का इधर टर्म है नहीं। b + c भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड आपका यहाँ पर a - c था, a - c को जब हमने देखा तो इसके साथ हमारा कोई x का टर्म नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा है, इधर भी नॉर्मल अपना अलजेब्रा नहीं सॉरी अपना नॉर्मल एक कांस्टेंट कुछ गिवन है, तो वो आपका यहाँ पर भी 2 गिवन था, इससे आपने कंपेयर करके 2 लिख दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे इनको तो आपने यहाँ से क्या देखा, a - b = 0 वाले से आपने देखा आपका a = b आ गया, b आपका -c आ गया। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ इस वाले को ना
कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेना। मुझे लग रहा है यहाँ प्लस माइनस में मैंने कुछ गलती कर दी है, तो प्लीज़ डू चेक योर सेल्फ, एज इट इज़ मत छापना इसको प्लीज़ देख लेना। ये टर्म आ जाएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पर ए की जगह क्या पुट कर सकते हो, ए की जगह बी पुट कर सकते हो और बी की जगह माइनस सी पुट कर सकते हो। तो जब आपने माइनस सी पुट करा तो माइनस सी इक्वल्स टू 2, इनको सॉल्व किया तो -2c इक्वल्स टू 2, एंड सॉल्व करके सी की वैल्यू आ गई आपकी -1। सी की वैल्यू -1 आई तो आपका बी और सी आपस में इक्वल है, तो इससे आपकी बी इक्वल्स टू -c है, माइनस और सी की जगह -1 पुट करा तो आ गया आपका बी की वैल्यू क्या आ गई 1। और आपने इस वाली इक्वेशन से देखा क्या कि आपका ए और बी इक्वल है, तो आपकी ए की वैल्यू भी क्या आ गई 1 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं हम इन वैल्यूज़ को नॉर्मली इसके अंदर पुट कर देंगे, जैसे हम पुट करते हैं अपने इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पुट करके भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा इस तरह का फंक्शन है, हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो इंटीग्रेशन के साइन के साथ आप लिखेंगे इसको 1/(1 माइनस एक्स डी एक्स) प्लस, सेपरेट कर दिए मैंने टर्म, ओके। बी की जगह 1 इंटू एक्स प्लस सी की जगह -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। ये वाला तो आपका नॉर्मल सा आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका लॉग 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा x-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस टर्म के साथ आप क्या करेंगे, इसको आपको दोबारा सेपरेट करना पड़ेगा। इसको सेपरेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, एक पेज में थोड़ा सा इसको मूव करने की कोशिश करनी है इसको, अगर हो जाएगा तो इसी पेज पे हो जाएगा अपन लोग का काम ना। देखिए माइनस इंटीग्रेशन 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स) ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तो आप नॉर्मली कर देंगे सॉल्व इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नॉर्मल से इंटीग्रेशन है, इसको भी अगर आपने पीछे के अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसको भी इजीली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आपका नॉर्मल आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी इक्वलेंट पुट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। यहाँ से आपका x dx इक्वल्स टू dt/2 आ जाएगा। इसको आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन dt/2 और इस पूरे टर्म की जगह t। सॉल्व करेंगे तो आपका 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log t। सॉल्व करेंगे तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से इसको भी सिमिलरली आप अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा है उससे सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कुछ टफ नहीं है, अपने प्लस का साइन सी लगा देंगे। सिर्फ करवाने का रीज़न ये था आपको ये वाला इंटीग्रेशन आप इस टर्म के साथ कंफ्यूज ना कर जाएंगे। ठीक है, तो आगे तो सिंपल से इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। बाकी मेन जो मेथड है जिस तरह से हमें लिखना होता है वो मैंने आपको बता दिया है हमें कैसे लिखना होता है। और इसमें अगर आप बाई चांस कहीं भूल जाते हैं तो इसके लिए ट्रिक क्या है ना गाइस, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या देखा था कि हमें स्टेप बाय स्टेप सब करना होता है। लाइक अगर स्क्वायर का टर्म है तो पहले हम स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेम चीज़ ये वही चीज़ यहाँ पर है। आप डिनोमिनेटर में जब उनको फ्रैक्शन को जब पार्शियल उनको अलग अलग करके लिखते हो, तो सपोज x माइनस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप पहले x माइनस ए को लिखोगे एंड देन फिर x माइनस ए का स्क्वायर भी लिखोगे। ठीक है, मतलब हर टर्म जो भी आपका गिवन है क्वेश्चन में हमें उसको लिखना ही पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने x माइनस ए और x माइनस ए लिख दिया, स्क्वायर के साथ हम वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर हमारा x माइनस स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, x माइनस ए की पावर स्क्वायर गिवन है, तो हमें x माइनस ए और x माइनस ए की पावर स्क्वायर वो उस तरह से ही लिखना पड़ेगा फॉर उसको अच्छे से समझ में आने के लिए। एक सेकेंड ऐसे चलेगा नहीं जब तक मैं पॉज नहीं करूँगी इसे। प्लस ए और x प्लस बी, तो आप इसको a अपॉन में x प्लस ए प्लस बी अपॉन में x प्लस बी लिख सकते हो। भाई अगर आपको ये इस तरह से दे देता है x प्लस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको फिर इसको लिखने के लिए x प्लस ए लिख दिया। अब बारी आएगी इस टर्म की। इस टर्म में भी आपको पहले अंदर वाला लिखना होता है, फिर उसके बाद बाहर वाला।
हर एक टर्म को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज इसकी जगह आपको ये दे देता है x प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको भी आपको x प्लस ए लिखना होगा। एंड ये सिंस स्क्वायर वाला टर्म है, आप इसको सेपरेट तो कर नहीं सकते, आपको हमेशा हर जगह ये वाला साथ में लिखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए हमें जो लिखना होता है ऊपर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरह से लिखना होता है। ये बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चों को इस पता नहीं होता है ढंग से कि इसको इस तरह से लिखना है, और ये वो इजीली इसको ऐसे लिखते आगे सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों फॉर्म्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसलिए आपको ढंग से बताया है कि फ़र्क क्या है दोनों में। इसको आपको इस तरह से तोड़ के अलग लिखना होता है, आप इसको तोड़ सकते हैं, आप इस टर्म को अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को अलग लिख सकते हैं, लेकिन इसे आप अलग नहीं कर सकते। आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी को, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते आपस में, ये पूरा एक ही टर्म है एंड बाहर तो कुछ है नहीं इससे रिलेटेड। बाकी जो अलग कर सकते थे वो हमने अलग कर दिया है, तो इसीलिए इसको हम इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इसी फॉर्म पे आता है, एंड बच्चे इस फॉर्म से सॉल्व करके आते हैं उसको इस तरीके से, और वो यही गलती कर आते हैं, और उनका फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन में आगे इक्वेशन नहीं बनती है सॉल्व कर पाने के लिए, सही आंसर नहीं आता, फिर कंफ्यूज होकर छोड़ जाते हैं फिर। तो किस तरह करना है आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद गाइस अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद यू। एंड गाइज आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ मैं इसको लिखने में, सजाने में, ना ही आपका पूरा लेक्चर वेस्ट करती हूँ 3 वर्ड्स को बोलने में। तो प्लीज़ डू वैल्यू इट कि मैं आपके पूरे लेक्चर में हर 10 मिनट के बाद एक एडवर्टीजमेंट नहीं चलाती हूँ, और बस सिंपली आपसे बोल रही हूँ लास्ट में कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगता है तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, और ऐसे ही देखते रहें और बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ें और सिलेक्शन लेकर आएँ, ले इस बार हर हाल में। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी लास्ट में यार गाइज, अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना तो ढंग से पढ़ो, सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इतना प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना गवर्नमेंट, कुछ नहीं पता आने वाले कुछ सालों में क्या होने वाला है। तो ले लो गवर्नमेंट जॉब जितनी जल्दी हो सके, अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो डू हार्ड वर्क है, तो 1-2 साल यार लगा लो, हार्ड वर्क कर लो, फिर ऐश करो ज़िंदगी में। अब तो 3-4 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, तो कर लो मेहनत, फिर ऐश करना सारी ज़िंदगी। अब कर लोगे ऐश तो फिर सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, योर चॉइस। मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन वो एक होती है मेहनत प्लस टेंशन, फिर टेंशन नहीं रहती एक बार आप स्टेबल जॉब में आ जाते हो तो ठीक है। खैर फिलहाल वीडियो एंड करती हूँ, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में।